और डायरेक्ट उन्होंने वारंट निकाला है। ये वारंट टेक्निकली अरेस्ट वारंट नहीं है। ये 12 गीगावाट पावर हम जनरेट करेंगे और सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो स्टेट ओन्ड कंपनी है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेचेंगे। ये आर्गुमेंट अमित मालविया जी का बतौर अधिवक्ता बता दूं बिल्कुल गलत है। अगर अडानी मोदी जी के आदमी होते तो यार बीजेपी की गवर्नमेंट तो कितने स्टेट में है। तो साथियों, हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी का नाम एक बार फिर से चर्चा में है। क्या इसका महत्व है, क्या धरातल पर इसमें क्या वजन है, किस सिलसिले से ये सम्मन कहें या टेक्निकल स्पीकिंग में वारंट कहें, ये वारंट इशू हुआ है, लल्ला ने इसमें क्या डिमांड रखी है, अमित मालविया जी इस पर क्या काउंटर धर रहे हैं और वो काउंटर कहां तक सही है और कहां तक खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की तरह है। और ये जो वारंट आया है ये हवाई हो सकता है अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो इस पूरे इशू को पढ़ के आया हूं, परत दर परत आप लोगों को बताऊंगा कि ये इशू है क्या, शॉर्ट में बताऊंगा, और जो इससे चीजें निकल के आ रही हैं उनका धरातल पर और अडानी जी के लिए क्या महत्व है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो साहब, यूएस अटॉर्नी ऑफिस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क से एक वारंट इशू होता है गौतम अडानी के लिए और उसके बाद सागर अडानी के लिए, विनीत जैन के लिए, रंजीत गुप्ता के लिए और औजर पावर से जुड़े लोगों के लिए। कोई भी कोर्ट छोटा नहीं होता, पहले तो ये बात मान लीजिए। यूएस अटॉर्नी ऑफिस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट न्यूयॉर्क भी एक कोर्ट है और हमेशा एक मुकदमे का, वो हिंदुस्तान में हो या बाहर हो, एक ज्यूरिडिक्शन बनता है या बनाया जाता है। तो जहां से भी ये सिलसिला शुरू हुआ, ये ज्यूरिडिक्शन यूएस अटॉर्नीज ऑफिस ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क से ये बना है। और इसी तरह से पूरी दुनिया में चले, चाहे भारत हो, किसी छोटे कोर्ट से एक ज्यूरिडिक्शन बनता है जो बाद में जाके बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है, जो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। तो जो भी आपसे ये कहे कि साहब ये कोर्ट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है या कोई वैल्यू नहीं है, तो समझ जाइएगा कि वो बंदा, वो डिबेटर, वो ब्रॉडकास्टर अधिवक्ता नहीं है और लॉ कैसे वर्क करती है उसको नहीं पता है। तो जहां से भी इशू हुआ है, अगर कोर्ट से इशू हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस कागज का महत्व है। वो बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप अब चाह लें और ये प्रोसीडिंग्स आगे ना होने दें, वो बात अलग है। ये किस तरीके से वारंट इशू होते हैं? दो तरह से वारंट इशू होते हैं। एक होते हैं सम्मन्स के थ्रू, मैं अमेरिकन लॉ की बात कर रहा हूं, जो मैंने कल रात से इसको पढ़ रहा था, वीडियो बनाने की जल्दी नहीं थी। और एक होते हैं डायरेक्ट वारंट। सम्मन उसके लिए इशू होता है जहां पर उम्मीद होती है कि वो आदमी ज्यूरी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा और हमारे बुलाने पर आ जाएगा अपना साइड ऑफ द स्टोरी, अपना पक्ष रखने के लिए, जिसको लैटिन मैक्सिम में ऑडी अल्ट्रम पार्टम क्या कहा गया है कि हियर द अदर साइड, दिस इज द पिलर स्टोन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। एक होता है सील्ड ज्यूरी का वर्क करना। तो यहां पर अडानी का इन्फ्लुएंस देखते हुए, अडानी ग्रीन पावर का इन्फ्लुएंस देखते हुए, जो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क था, उसने सम्मन न करते हुए कंसील्ड रखा इन्वेस्टिगेशन को। माना जाता है अडानी ग्रुप को पहले से पता चल गया था, लेकिन वो भी चुप रहे और डायरेक्ट उन्होंने वारंट निकाला है। ये वारंट टेक्निकली अरेस्ट वारंट नहीं है। ये वारंट होता है कि आप आइए डायरेक्टली या थ्रू योर अटॉर्नी और अपना पक्ष रखिए। लल्ला को कुछ पता नहीं है तो लल्ला ने एकदम से हल्ला मचा दिया कि वारंट निकला। उसने किसी ने उसको बता दिया होगा भैया वारंट का मतलब गिरफ्तारी होती है, पर उसको किसी ने यह नहीं बताया कि यह भारत का वारंट नहीं, ये यूएसए का वारंट है, और उसने पढ़ने की जरूरत नहीं समझी होगी और उसने हल्ला मचा दिया कि अडानी को गिरफ्तार करिए। एक ये सोते जागते अडानी का नाम लेना नहीं भूलेगा, एक ट्रूडो सोते जागते निज्जर का नाम लेना नहीं भूलेगा। तो ये है शॉर्ट में इसकी वैल्यू। अब जो ज्यूरी होती है वो पुलिस ऑफिसर्स की नहीं होती है, वो जुडिशियल ऑफिसर्स की भी नहीं होती है। अमेरिका में ज्यूरी का जो कायदा है, आसान भाषा में समझें, सिविल सोसाइटी के लोग जिनको भले इस मैटर से कोई कनेक्शन ना हो,
उनको कॉमन सेंस और प्रूडेंस के चलते उस ज्यूरी के सामने डॉक्यूमेंट्स स्टेट रखता है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि इस बंदे को वारंट या सम्मन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सिविल प्रोसीडिंग में अगर मान लीजिए 11 ज्यूरी मेंबर हैं, तो अगर 6 ने कह दिया होना चाहिए तो सम्मन या वारंट इशू हो जाते हैं। यहां पे आप वारंट को हिंदुस्तान की भाषा में सम्मन ही समझ के रखिए, वारंट का मतलब यहां पे गिरफ्तारी नहीं होता। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उन लोगों का तरीका यह होता है कि वारंट या सम्मन तब इशू होगा जब 11 के 11 यूनानिमस हमारे साथ डिसाइड करेंगे कि सम्मन वारंट इशू होना चाहिए। तो जिस ज्यूरी ने ये इशू किया है वो टेक्निकली इस फ्रॉड्स, इकोनॉमिक्स, फॉरेन फ्रॉड्स वगैरह वगैरह इससे ताल्लुक नहीं रखती है। उनको बेसिक पेपर्स दिखाए जाते हैं विद बेसिक एविडेंस और कहा जाता है आप सिर्फ कॉमन सेंस और प्रूडेंस से बताइए कि इशू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इस मौके पर जो डिफेंडेंट होता है, जैसे इस केस में गौतम अडानी एंड अडानी ग्रीन एनर्जीज हैं और उनके कुछ रिश्तेदार और उनके कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको भी इस स्टेज तक अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जाता है। वारंट के बाद दिया जाएगा अगर वो चाहें, या अगर यूएस गवर्नमेंट ये कहती है कि इस सम्मन या वारंट को आगे आप प्रोसीड करिए, चाहे तो वो इसको सैंक्शन ना दे और इसको रोक दे। तो और अगर यूएस गवर्नमेंट नहीं रोकती है तो अडानी जी के लिए यह प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। दोनों तरीके से आप लोगों को मैंने बता दिया कि किस तरीके से यह वारंट इशू होता है। अब धरातल पर इसका इंडिया में असर हुआ। अडानी ग्रीन के 18.16% शेयर गिरे, अडानी एनर्जी के 20% शेयर गिरे, अडानी एंटरप्राइजेस के 10% शेयर गिरे, अडानी पावर के 13 गिरे, अडानी पोर्ट के 10% गिरे। कुल मिला के $35 बिलियन का नोशनल लॉस जो शेयर गिरने से होता है, जो बाद में रिकवर हो जाता है, वो हुआ है। अब भाई आरोप क्या है? आरोप यह है कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने यूएस इशूअर के साथ मिलकर वहां पर यह बताया कि हमको 12 गीगावाट पावर देने का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। ये 12 गीगावाट पावर हम जनरेट करेंगे और सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो स्टेट ओन्ड कंपनी है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बेचेंगे, आउटसोर्स करेंगे। अब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया उसको एसईसीआई अलग अलग स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट करेगी और उनको इस पावर को बेचेगी, और इसके लिए हमें इतने इतने पैसों की जरूरत है, और इसके थ्रू अमेरिका से अबाउट $3 बिलियन वहां के इन्वेस्टर्स से जनरेट किया गया है। अब प्रॉब्लम क्या आई? एज पर जो एलिगेशन लगाया गया है, प्रॉब्लम यह आई कि जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थी, जिसको अडानी से पावर खरीद के अलग अलग स्टेट कॉर्पोरेशंस को बेचना था, उनको मार्केट नहीं मिल रहा था, उनको परचेजर नहीं मिल रहा था, और जब नहीं मिल रहा था तो ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले ही फेल होता नजर आ रहा था। जब फेल होता नजर आ रहा था तब अडानी एंड कंपनी पिक्चर में आती है। वो स्टेट एसईसीआई से कहती है कि अब हम आपको कस्टमर, इसका स्टेट कस्टमर का लाके देंगे। आंध्रा है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, ठीक। और मेन इसका जो चीज सामने आ रही है, जहां पर मैक्सिमम ब्राइब देने की कोशिश करने का आरोप है, 2029 करोड़ की बात हो रही है। तो ये 4 स्टेट उसमें आते हैं जहां पर अडानी की टीम ने लॉबिंग करी, लाइजनिंग करी कि हम आपको इतने इतने बेनिफिट्स, फिर से सुन लीजिए, ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स दे सकते हैं। और अमेरिका में यह बताया गया कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स को कि टैक्स देने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स हमें बिलियन एंड बिलियन डॉलर्स, इसमें हमारे $2 बिलियन तक कंपनी को टैक्स देने के बाद मुनाफा होगा, जिससे आपकी जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स का या बॉन्ड वैल्यू है, वो बढ़ेगी। तो दिस इज द होल एलिगेशन जो अडानी पर, गौतम अडानी की इस कंपनी पर लगा है। अब जो अमित मालविया जी बात कर रहे हैं
कि साहब ये तो जितने भी स्टेट हैं बिटवीन अ पीरियड ऑफ 2021 टू 2024 का ये आरोप है, ये तो ऑपोजिशन के स्टेट्स हैं, इससे हमारा क्या मतलब। ये आर्गुमेंट अमित मालविया जी का बतौर अधिवक्ता बता दूं बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरोप यह लग रहा है कि दी नहीं गई, देने का ऑफर किया गया, और वो जो ऑफर किया गया उस एविडेंसेस को कलेक्ट करके, मैं देखिए नाम उसका लिखा है मैंने, उस एविडेंसेस को कलेक्ट करके जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट 1977 इसके तहत इनको नोटिस इशू हुआ है। तो जो पूरा सामूहिक आरोप है वो ये है कि इन स्टेट से एविडेंस कलेक्ट किए गए, इनके एग्जीक्यूटिव से, वहां के जो भी टॉप नॉचेस हों उनसे करे गए, और ये एविडेंसेस कलेक्ट कर कर अडानी की नींव में सेंध लगाने के लिए कम से कम इस प्रोजेक्ट में ट्रांसफर होके यूएसए पहुंचे हैं। ये आरोप है। तो आरोप अगर ये होता कि 2000 करोड़ ब्राइब दी गई तो बीजेपी का और अमित मालविया जी का ये आर्गुमेंट सही होता कि भैया वहां तो विपक्ष के स्टेट थे, तो ये जाके विपक्ष के नेताओं से पूछो। एलिगेशन ये है कि दी नहीं गई, देने का ऑफर किया गया, और फाइनल फिर निचोड़ निकल के क्या सामने आता है, किसी को भले मेरी बात लगेगी, ऑफर दिया गया, ऑफर नहीं माना गया, और इस ऑफर को लीक कर दिया गया यूएसए को। अब यहां पर एक दूसरा सवाल आता है, दोनों तरफ से आर्गुमेंट करके बता रहा हूं कि अगर ऐसे ऑफर के एविडेंसेस थे, और एविडेंसेस ये भी बताए गए हैं कि गौतम अडानी ने भी कुछ, और जो इनके वो हैं सागर अडानी, भांजे या भतीजे, इन्होंने डायरेक्ट मीटिंग कर करके ये ऑफर दिए हैं। तो अगर वो एविडेंसेस वहां पर कलेक्ट हो रहे थे, जो एविडेंसेस अब यूएसए पहुंचे और यूएसए में ये इंडिक्टमेंट हुआ और यूएसए से ये चेन वहां से चली है वारंट इश्यू होने की, तो वो एविडेंसेस भारत में क्यों नहीं है? वो एविडेंसेस भारत में मुकदमा करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहे हैं? कि भाई अगर ऐसे एविडेंस हैं अडानी के खिलाफ, जहां पर 2000 करोड़ की अलग अलग मौके, किसी को 100 करोड़, किसी को 50 करोड़, किसी को 200 करोड़, अगर इस लेवल की बात हो रही थी, तो कहीं ना कहीं ये एविडेंस तो भारत में भी होंगे ना, कि एंड में ये बात फॉरेन लैंड में नहीं हुई है और भारत में हुई है। वो मुद्दा अलग है। अब यहां पर कि साहब यूएसए ऐसे कैसे वारंट इशू कर सकता है? कल को हम कह दें कि साहब एलॉन मस्क भारत से जो पैसा कलेक्ट कर रहा है, या कोई कंपनी जो भारत से इन्वेस्टर लेके जा रही है, वहां पर एलॉन मस्क ने यूएसए में ये किया है, वहां पर उसने लॉबिंग की है, लाइजनिंग की है, तो आम भाषा में, लॉ की भाषा में इसका कोई तुक नहीं बनता है। आम भाषा में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इसका आर्गुमेंट बड़े आसानी से हो सकता है, रादर देन कि इनके सामने जाकर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क के सामने खड़े होना और अपनी सफाई देना कि भैया तुम कौन सा लॉ अपना इंटरनल बनाकर, कि हमने ये नहीं बताया इन्वेस्टर्स को कि हम भारत में रिश्वत दे रहे हैं। आरोप टेक्निकली ये है कि हमने अमेरिका के इन्वेस्टर्स को ये नहीं बताया कि हम भारत में इस काम के लिए रिश्वत दे रहे हैं, तो आप हमारे जो फॉरेन ये प्रैक्टिस, करप्ट प्रैक्टिस एक्ट 1977 का उल्लंघन कर रहे हैं। कानून ये कैसे बना, पूरी दुनिया पे ये कैसे लागू हो रहा है, कैसे वो वारंट इशू कर रहे हैं, इस पे भैया मुझे बात ये समझ में नहीं आई। लेकिन यस, अगर ये वारंट कंटिन्यू करता है और डोनाल्ड ट्रंप इसका जो प्रोसिक्यूशन है इसको अलाउ करता है, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल बिजनेस में, डेफिनेटली इंटरनेशनल ट्रैवल पे, यूएसए की ट्रैवल पे, और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अडानी साहब ने सेलिब्रेशन में अनाउंसमेंट किया था कि मैं $10 बिलियन का यूएसए में पावर में इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो कैसे अगर वो अलाउ करता है, तो यस, अडानी ग्रुप के लिए इंटरनेशनल बिजनेस में और अमेरिका में एक अच्छी खासी मुसीबत खड़ी हो सकती है। अलाउ नहीं करता, सैंक्शन नहीं देता, मैंडेट नहीं देता, तो ये मैटर वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लल्ला बोल रहा है गिरफ्तार करो, ये बात इसके दिमाग में कैसे आ गई, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही है।
और इससे एक और चीज कनेक्ट होकर सामने आती है, जो आरोप लगता है कि अडानी मोदी जी का आदमी है और मोदी जी बेंड्स बैकवर्ड टू हेल्प अडानी, या मोदी जी ट्विस्ट द रूल्स टू हेल्प अडानी, जो एयरपोर्ट वेयरपोर्ट के टाइम पर बड़े आरोप लगते हैं। अगर अडानी मोदी जी के आदमी होते तो यार बीजेपी की गवर्नमेंट तो कितने स्टेट में है, और ग्रीन पावर परचेज करना आजकल कौन मना कर सकता है, कौन इस पे प्रश्न चिन्ह उठा सकता है। पूरी दुनिया में ग्रीन पावर को प्रमोट किया जा रहा है, घर घर में भारत में सोलर पैनल लगवा के ग्रीन पावर को प्रमोट किया जा रहा है। तो अगर ये मोदी जी को ही इनको सपोर्ट करना होता तो 12 गीगावाट की जो बिजली जितनी भी ये निकल के आएगी, जो ये प्रोड्यूस करेंगे सोलर, वो तो यार बीजेपी शासित स्टेट्स में भी बिक जाती इतने की। और ये बात भी अभी तक कोई विपक्ष नहीं बोल रहा है कि वहां पर इतनी बिक चुकी है। और ये 4 या 5 स्टेट ऐसे बचे थे या 6 स्टेट जहां पर वहां पर अपनी कैपेसिटी को एग्जॉस्ट करने के बाद सरप्लस कैपेसिटी को यहां बेचने के लिए लाया गया है। इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पर भी जांच होनी चाहिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पूरी इंटरेस्टिंग बात, कैसे वारंट निकलता है, कैसी ज्यूरी होती है, क्या आरोप है। जो अमित मालविया जी ने कहा ये विपक्ष का है, इससे ये सवाल कनेक्ट होता है, अच्छा विपक्ष का है, इसी मारे तो ये एविडेंस सामने आ गए। जहां सत्ता थी वहां के एविडेंस सामने नहीं आए। तो अब जो विपक्ष है वो ये एविडेंस लेके आए कि जहां पर सत्ता थी वहां पर भी इसी तरह भर भर के ग्रीन पावर बेचा गया है, तो कुछ बात समझ में आएगी। और जब विपक्ष के स्टेट में अडानी जी बेचने के लिए आए अपना सरप्लस पावर, तो विपक्ष ने रायता बिखेर दिया। और अगर रायता बिखेर दिया और इस रिश्वत को ऑफर के एविडेंस कलेक्ट कर लिए, तो वो एविडेंस अमेरिका क्यों गए, वो भारत में क्यों नहीं इस्तेमाल हुए, खास तौर से महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव से पहले। अब उल्टी तरफ से भी आर्गुमेंट कर दूं, टाइमिंग की जहां तक बात है वहां मेरे दिमाग में अभी भी क्वेश्चन मार्क है। इस रिपोर्ट की, इस वारंट की टाइमिंग की अगर बात होती तो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से 3-4 दिन पहले, मात्र 3-4 दिन पहले यह विस्फोट किया जाता, जिससे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ चुनाव भी कवर हो जाए और मॉनसून सत्र भी कवर हो जाए। वोटिंग पड़ने के बाद जो ये रिपोर्ट आई है महाराष्ट्र और झारखंड की, और उससे पहले इस रिपोर्ट की कोई हवा नहीं थी, तो कम से कम वो ये आर्गुमेंट जो बीजेपी कर रही है, ये टाइमिंग के मारे इस तरह से टाइमिंग करी गई है विंटर सत्र को देखते हुए, तो यहां मैं एग्री नहीं करता। तो 2 जगह मैं बीजेपी से एग्री नहीं करता, टाइमिंग को लेके मैं एग्री नहीं करता, और दूसरा ये आर्गुमेंट कि भैया वहां पे विपक्ष के लोग थे, विपक्ष के स्टेट थे, तो हम क्या जाने। आरोप यह नहीं है कि रिश्वत दे दी गई, आरोप यह है कि देने का प्रयास किया गया। तो इस पर यह काउंटर आता है कि भैया विपक्ष के स्टेट थे तभी तो उन्होंने रिश्वत ली नहीं और इस बात को एक्सपोज कर दिया। ये तो हो गई ये वाली बात। अब अगेंस्ट द ऑपोजिशन वाली बात है वो ये है कि भैया ज्यूरी वहां के एक्सपर्ट्स की नहीं होती है, ज्यूरी एक सिर्फ प्राइम फेसा मैटर होता है, प्राइम फेसाई मैटर होता है। उसके बाद यहां के एविडेंसेस वहां कैसे चल रहे हैं, ये भैया कौन सा इन्होंने कानून बना रखा है, फॉरेन प्रैक्टिस करप्ट प्रैक्टिस एक्ट 1977, ये समझ में बात नहीं आती है। और सबसे बड़ी बात, अगर एविडेंस थे तो भैया वो यहां कैसे पहुंच गए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में तुमने उनका इस्तेमाल कैसे नहीं किया। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।